नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विज्ञान और इतिहास की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। हम सबने बचपन में रामायण और महाभारत की कहानियां सुनी हैं। हमने सुना है कि कैसे रावण के पास पुष्पक विमान था जो मन की गति से चलता था। हमने सुना है कि महाभारत के युद्ध में आसमान से आग बरसाने वाले रथ होते थे। सालों तक हम इसे सिर्फ कहानी या कल्पना मानते रहे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिर्फ कल्पना नहीं थी? क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे पूर्वजों के पास सच में हवाई जहाज बनाने की तकनीक थी? आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी किताब के पन्ने पलटने जा रहे हैं जिसका नाम है वैमानिक शास्त्र। ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, ये एक टेक्निकल मैनुअल है। इसमें पूजा पाठ नहीं, बल्कि जहाज का डिजाइन, इंजन बनाने का तरीका, पायलट की ट्रेनिंग और यहां तक कि दुश्मन के रडार से बचने की तकनीक लिखी है। तो चलिए आज की इस लंबी और गहरी यात्रा पर चलते हैं और सरल हिंदी में समझते हैं इस पूरी किताब के एक एक रहस्य को। भाग 1, वैमानिक शास्त्र का इतिहास। यह किताब कहां से आई? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह किताब हमारे पास कैसे पहुंची, क्योंकि इसकी कहानी खुद किसी फिल्म से कम नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि यह किताब किसी पुरानी गुफा में या खुदाई में मिली होगी, लेकिन सच थोड़ा अलग है। यह किताब 20वीं सदी की शुरुआत में सामने आई। एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था पंडित सुब्बाराय शास्त्री। वे कर्नाटक के रहने वाले थे। कहा जाता है कि उन्हें अष्टसिद्धि प्राप्त से हिंद साथ दुनिया के सामने रखा। तब जाकर दुनिया को पता चला कि भारत के पास वैमानिक शास्त्र नाम का कोई खजाना है। भाग 2, विमान क्या है? डेफिनेशन ऑफ विमाना। इस किताब की शुरुआत में ही विमान शब्द का मतलब समझाया गया है। किताब कहती है, वेग साम्यात विमानो अंडजानाम। इसका मतलब है जो पक्षियों की तरह हवा में अपनी मर्जी से अपनी रफ्तार से उड़ सके उसे विमान कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ उड़ने तक सीमित नहीं है। वैमानिक शास्त्र में विमान की क्षमताएं हैरान कर देने वाली बताई गई हैं। इसमें लिखा है कि एक सच्चा विमान वो है जो एक देश से दूसरे देश जा सके, 2 एक द्वीप आइलैंड से दूसरे द्वीप जा सके, 3 और सबसे बड़ी बात जो एक लोक प्लैनेट से दूसरे लोक तक जा सके। यानी हमारे पूर्वज सिर्फ हवाई जहाज की नहीं बल्कि स्पेसशिप की बात कर रहे थे। भाग 3, पायलट के 32 रहस्य, द 32 सीक्रेट्स ऑफ अ पायलट। दोस्तों, आज अगर आपको पायलट बनना है तो आपको कई साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वैमानिक शास्त्र में भी पायलट को विमान वाहक कहा गया है और उसके लिए नियम बहुत सख्त थे। महर्षि भारद्वाज कहते हैं कि सिर्फ विमान का ढांचा खड़ा कर देने से काम नहीं चलेगा, उसे उड़ाने वाला व्यक्ति बहुत ज्ञानी होना चाहिए। किताब में पायलट के लिए 32 रहस्य सीक्रेट्स बताए गए हैं। कहा गया है कि जब तक पायलट ये 32 बातें नहीं जानता उसे जहाज की सीट पर बैठने का अधिकार नहीं है। आइए इनमें से कुछ सबसे चौंकाने वाले रहस्यों को डिकोड करते हैं। मांत्रिक और तांत्रिक। पायलट को मंत्रों और औषधियों का ज्ञान होना चाहिए। आपातकाल में इनका उपयोग कैसे करना है यह उसे पता होना चाहिए। गुड्ढा, अदृश्य इनविजिबिलिटी, ये सबसे दिलचस्प है। इसमें लिखा है कि पायलट को यह तकनीक पता होनी चाहिए कि हवा में उड़ते हुए अपने विमान को गायब कैसे करना है। ये आज की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जैसा है जिससे जहाज रडार पर नहीं दिखता। किताब में सूर्य की किरणों और हवा के दबाव का इस्तेमाल करके विमान को छिपाने की विधि बताई गई है। परोक्ष, सीइंग द इनविजिबल। अगर दुश्मन का विमान बादलों के पीछे छिपा है तो उसे कैसे देखना है? पायलट को ऐसी तरंगों का इस्तेमाल करना आना चाहिए जिससे वो छिपी हुई चीजों को देख सके। संकोच। अगर विमान बहुत तेज गति से उड़ रहा है या किसी संकरी जगह से निकलना है तो विमान के पंखों को सिकोड़कर उसे छोटा कर लेना। आज के आधुनिक फाइटर जेट्स में भी पंखों को मोड़ने, फोल्डिंग विंग्स की तकनीक होती है। प्रलय, एक ऐसा हथियार या तकनीक जिससे दुश्मन के विमान को पूरी तरह नष्ट किया जा सके। विमुख, दुश्मन की तरफ से आ रहे हमले को, चाहे वो आग हो या कोई गैस, उसे वापस दुश्मन की तरफ मोड़ देना। स्तब्ध, दुश्मन के विमान के इंजन को जाम कर देना ताकि वो हवा में ही रुक जाए और नीचे गिर जाए। जरा सोचिए, 100 साल पहले लिखी गई इस किताब में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसा कॉन्सेप्ट कहां से आया? भाग 4, पायलट के कपड़े और खाना, क्लोथिंग एंड डाइट। वैमानिक शास्त्र सिर्फ मशीनों की बात नहीं करता, ये इंसान के शरीर का भी ध्यान रखता है। कपड़े, स्पेस सूट्स। किताब में एक पूरा अध्याय है जिसका नाम है पट्टिका भृत। इसमें बताया गया है कि जब विमान ऊपर आकाश में जाता है तो वहां मौसम बहुत खराब हो सकता है। कभी बहुत ज्यादा गर्मी, कभी बहुत ज्यादा ठंड और बिजली गिरने का खतरा। इसलिए पायलट के कपड़े साधारण कपास या ऊन के नहीं होते थे। इन कपड़ों को बनाने के लिए रेशम, कपास, अभ्रक, माइका और कुछ वनस्पतियों के रस का इस्तेमाल होता था। इन सबको मिलाकर एक ऐसा कपड़ा तैयार होता था जो फायर प्रूफ, आग न पकड़ने वाला, और शॉक प्रूफ, बिजली का झटका न लगने वाला होता था। ये बिल्कुल आज के एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट जैसा है। खाना, फूड।
हवा में ज्यादा ऊंचाई पर इंसान की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए पायलट को भारी खाना जैसे रोटी चावल खाने की मनाही थी। किताब में अशनकल्प नाम का चैप्टर है। इसमें खाने की गोलियां, फूड पिल्स बनाने का तरीका लिखा है। ये गोलियां भैंस के दूध, फलों के रस और कई जड़ी बूटियों को उबालकर और सुखाकर बनाई जाती थीं। कहा गया है कि सिर्फ 1 या 2 गोली खाने से पायलट को पूरे दिन की ऊर्जा मिल जाती थी और उसे भूख प्यास नहीं लगती थी। आज नासा भी अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऐसा ही कॉन्सेंट्रेटेड फूड बनाता है। भाग 5, विमान बनाने की धातुएं, मेटलर्जी। अब सवाल आता है कि विमान बनता किस चीज से था। लोहे का विमान बहुत भारी होगा और जंग लग जाएगा। एल्यूमिनियम हल्का है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गर्मी हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैमानिक शास्त्र में 3 मुख्य धातुओं का जिक्र है। 1 सोमक, 2 सौंडिक, 3 मॉर्त्विक। किताब में लिखा है कि जमीन की अलग अलग परतों, लेयर्स ऑफ अर्थ से इन धातुओं को निकाला जाता है, फिर इन्हें शुद्ध किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों को 16 अलग अलग अनुपातों रेशियोज में मिलाकर 16 तरह की मिश्र धातुएं एलॉयज बनाई जाती थीं। इन नई धातुओं में बहुत खास गुण थे। ये बहुत हल्की थीं और हजारों डिग्री का तापमान सह सकती थीं। किताब में 400 से ज्यादा प्रकार की भट्ठियों, फर्नेसेस का जिक्र है जिनमें इन धातुओं को पिघलाया जाता था। यह अपने आप में साबित करता है कि प्राचीन भारत का रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री कितना उन्नत रहा होगा। भाग 6, 4 मुख्य विमान, डिजाइन्स ऑफ द 4 विमानास। वैमानिक शास्त्र में कई तरह के विमानों के नाम हैं, लेकिन 4 विमानों का वर्णन सबसे विस्तार से किया गया है। आइए इन्हें समझते हैं। 1 शकुन विमान, शकुना विमाना। शकुन का संस्कृत में अर्थ होता है पक्षी। जैसा इसका नाम है, यह विमान बिल्कुल एक बड़े पक्षी जैसा दिखता था। इसके डिजाइन में एक लंबी चोंच, पंख और एक पूंछ थी। ये काफी हद तक आज के मॉडर्न पैसेंजर प्लेन जैसा लगता है, लेकिन इसका आकार थोड़ा और जैविक, ऑर्गेनिक था। 2 सुंदर विमान, सुंदारा विमाना। ये नाम सुनने में कोमल लगता है, लेकिन ये एक पावरफुल मशीन थी। इसका आकार एक रॉकेट जैसा था। यह बेलनाकार, सिलिंड्रिकल था। इसमें ईंधन जलने से जो गैस बनती थी, उसके लिए विशेष निकास नली, एग्जॉस्ट थी। इसे बहुत तेज गति वाले विमानों की श्रेणी में रखा गया था। 3 रुक्म विमान, रुक्मा विमाना। रुक्म का मतलब होता है सोना, गोल्ड। इस विमान का रंग सुनहरा था। इसका आकार बहुत ही अजीब और अनोखा था। ये नीचे से चौड़ा और ऊपर से नुकीला था, बिल्कुल एक पिरामिड या आइसक्रीम कोन जैसा। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी वर्टिकल टेक ऑफ, यानी इसे उड़ने के लिए रनवे पर दौड़ने की जरूरत नहीं थी। यह हेलीकॉप्टर की तरह सीधा जमीन से ऊपर उठ सकता था। 4 त्रिपुर विमान, त्रिपुरा विमाना। ये इस किताब का सबसे मास्टरपीस डिजाइन है। त्रिपुर का मतलब है 3 नगर या 3 जगत। ये विमान जल, थल और नभ तीनों में चल सकता था। ये हवा में उड़ सकता था। ये जमीन पर पहियों के सहारे चल सकता था, और जब ये पानी में उतरता था तो इसके पहिए अंदर चले जाते थे और ये एक पनडुब्बी सबमरीन बन जाता था। यह विमान 3 मंजिला 3 स्टोरीज होता था। पहली मंजिल पानी के लिए, दूसरी जमीन के लिए और तीसरी हवा के लिए। भाग 7 यंत्र और मशीनें, मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। विमान के अंदर कौन से गैजेट्स लगे होते थे? किताब में 31 तरह के यंत्रों का जिक्र है। ये यंत्र आज के रडार, कैमरा और लेजर गन जैसे ही थे। गुहा गर्भा दर्पण, ये एक खास तरह का आईना था। इसका काम था जमीन के नीचे छिपी ऊर्जा या दुश्मन की सुरंगों का पता लगाना। ये मॉडर्न थर्मल इमेजिंग या ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जैसा लगता है। रौद्री दर्पण, ये एक खतरनाक हथियार था। यह सूरज की रोशनी को इकट्ठा करता था और उसे एक बहुत ही तीव्र किरण, हाई इंटेंसिटी बीम में बदलकर दुश्मन के विमान पर छोड़ता था, जिससे वो जलकर खाक हो जाता था। पिंजुला दर्पण, इसे विजुअल शील्ड कहा जा सकता है। यह पायलट की आंखों को सूरज की तेज किरणों या दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए विमान के सामने लगाया जाता था। भाग 8 इंजन और ईंधन, द इंजन एंड फ्यूल। यह इस पूरे शास्त्र का सबसे विवादित और रोमांचक हिस्सा है। ये विमान चलते किस चीज से थे? पेट्रोल से? बिजली से? वैमानिक शास्त्र में रस यंत्र का जिक्र आता है। रस का मतलब होता है पारा, मर्क्यूरी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि प्राचीन विमान मर्करी वॉर्टेक्स इंजन पर चलते थे। सिद्धांत यह है कि जब पारे को गर्म किया जाता है और एक बंद चैम्बर में बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो वह एक जबरदस्त ऊर्जा पैदा करता है। ये ऊर्जा विमान के चारों ओर एक ऐसी फील्ड बना देती है जो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी को काट देती है। इसे एंटी ग्रेविटी कहा जाता है। जब ग्रेविटी का असर खत्म हो जाता है तो विमान चाहे कितना भी भारी क्यों न हो, वो रुई के फाहे जैसा हल्का हो जाएगा और उसे किसी भी दिशा में कितनी भी तेजी से उड़ाया जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि 19वीं सदी में एंटी ग्रेविटी के बारे में सोचना भी नामुमकिन था, लेकिन इस किताब में इसका आधार मौजूद है। भाग 9
शिवकर बापूजी तलपड़े -1 भूला हुआ नायक। जब हम वैमानिक शास्त्र की बात करते हैं तो एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम लेना बहुत जरूरी है, शिवकर बापूजी तलपड़े। इतिहास की किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कि राइट ब्रदर्स ने 1903 में पहला हवाई जहाज उड़ाया। लेकिन कई लोगों का दावा है कि उनसे 8 साल पहले 1895 में मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर शिवकर बापूजी तलपड़े ने एक विमान उड़ाया था। तलपड़े जी पंडित सुब्बाराय शास्त्री के शिष्य थे और उन्होंने वैमानिक शास्त्र और ऋग्वेद का अध्ययन करके एक विमान बनाया था जिसका नाम था मरुत्सखा, हवा का दोस्त। कहा जाता है कि यह विमान मानव रहित अनमैन्ड था। यह करीब 1500 फीट ऊपर गया और कुछ मिनटों तक हवा में रहा, फिर नीचे आ गया। दुर्भाग्य से उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने इस आविष्कार को दबा दिया। तलपड़े जी को कोई फंडिंग नहीं मिली और उनका मॉडल समय के साथ कहीं खो गया। लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि वैमानिक शास्त्र सिर्फ थ्योरी नहीं थी, किसी ने इसे हकीकत में बदलने की कोशिश भी की थी। भाग 10, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रियलिटी चेक। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या मॉडर्न साइंस इसे मानता है? 1974 में बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के 5 वैज्ञानिकों ने वैमानिक शास्त्र पर एक विस्तृत रिसर्च की। उन्होंने किताब में दिए गए चित्रों और गणित का अध्ययन किया। उनका निष्कर्ष, कंक्लूजन ये था: 1. उड़ने में अक्षम। उन्होंने कहा कि किताब में जो विमानों के चित्र दिए गए हैं वे एरोडायनामिक्स, वायु गति विज्ञान के हिसाब से सही नहीं हैं। अगर इन्हें वैसे ही बनाया गया तो ये उड़ नहीं पाएंगे। जैसे शकुन विमान की पूंछ और पंख बहुत बड़े और बेढंगे थे। 2. इतिहास का सवाल। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये किताब वैदिक काल की नहीं बल्कि 1900 के आसपास लिखी गई है। हो सकता है कि पंडित जी ने अपनी कल्पना और उस समय के गुब्बारों विमानों की जानकारी को मिलाकर इसे लिखा हो। लेकिन वैमानिक शास्त्र के समर्थकों का कहना है कि शायद चित्र बनाने वाले कलाकार ने पंडित जी की बात को सही से नहीं समझा, या शायद जो फॉर्मूले और सामग्री किताब में लिखी है उनके नाम आज बदल गए हैं, इसलिए हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जिसे आज हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, शायद उस समय उसे कुछ और कहा जाता था। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, अंत में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या वैमानिक शास्त्र एक हकीकत है या एक बहुत ही बेहतरीन साइंस फिक्शन? अगर हम इसे पूरी तरह सच न भी माने तो भी एक बात तो माननी पड़ेगी, कल्पना। 100 साल पहले जब भारत के गांवों में बैलगाड़ियां चलती थीं, तब किसी भारतीय के दिमाग में एंटी ग्रेविटी, सोलर एनर्जी, लेजर बीम और पायलट के स्पेस सूट जैसे विचार आना अपने आप में एक चमत्कार है। यह किताब सबूत है कि भारत के लोग हमेशा से ज्ञान और विज्ञान के प्रेमी रहे हैं। हमारी सोच हमेशा से आसमान को छूने की रही है। चाहे वो पुष्पक विमान की कहानी हो या आज चंद्रयान का सफल मिशन, भारत ने हमेशा आकाश की ऊंचाइयों को चुनौती दी है। शायद भविष्य में जब हमारी टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी तब हम इस किताब में छुपे कुछ और रहस्यों को सुलझा पाएं। हो सकता है पारे, मर्क्यूरी से इंजन बनाने का वो तरीका हमें समझ आ जाए। तब तक के लिए ये किताब एक पहेली भी है और गर्व का विषय भी। अगर आपको आज का ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे प्राचीन विज्ञान की झलक मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।